नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आपका भी किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सेविंग अकाउंट में कितना कैश करा सकते हैं जमा, जान लें आरबीआई नए नियम, नहीं तो पड़ जाएगा आपको भी भारी। यानी आपको लाखों का नुकसान हो सकता है और सजा भी हो सकती है। अधिकतर लोग बैंक में अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उसके जो नियम है वह नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर आप बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं या अपने अकाउंट पर आपकी जो लिमिट है कैश की वो ज़्यादा है ट्रांजैक्शन के कारण, तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देख लेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आरबीआई ने हाल में ही एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सेविंग अकाउंट में कितना कैश करा सकते हैं जमा, जान लें आरबीआई के नियम, नहीं तो पड़ जाएगा भारी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर चीज़ को समझ लीजिएगा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम भारत के सभी बैंकों, सभी राज्यों के जो बैंक हैं उनमें लागू होते हैं। हर किसी का बैंक में खाता होता ही है। ज़्यादातर लोग अपने पैसों को सेव करने के लिए बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में आप एक बार में कितना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, यानी जमा करा सकते हैं। आरबीआई ने सेविंग अकाउंट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश डिपॉजिट को लेकर कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिसे हर अकाउंट होल्डर्स, हर खाता धारक के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं आरबीआई के इस नियम के बारे में। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। आरबीआई सेविंग अकाउंट के बारे में, देश भर में कई लोग बैंक में सेविंग अकाउंट रखते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में रखा पैसा सुरक्षित माना जाता है। उसको कभी भी आप निकाल सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, कभी भी उसमें जो आपका रकम है उसको जमा कर सकते हैं। जो लोग कैश में डील करते हैं उनके लिए तो बचत खातों में कैश डिपॉजिट करना बहुत आम बात हो गई है। लेकिन क्या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कैश डिपॉजिट के नियम को जानते हैं? जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आज अच्छे से आप जानेंगे। यहाँ पर इन नियमों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इन नियमों को जान लेते हैं तो आप जांच या जुर्माना से बच सकते हैं। अब जानिए क्या आरबीआई के हैं नियम। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि बार बार डिपॉजिट यानी पैसा जमा करना, की गई रकम या बड़ा कैश अमाउंट आयकर विभाग की रडार पर आपको ला सकता है। यानी आपके अकाउंट पर आयकर विभाग, जो इनकम टैक्स विभाग है, उसकी नज़र आपके खाते पर पड़ जाएगी। अगर आप ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, बार बार करते हैं, रकम ज़्यादा होती है। अगर आप आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तय लिमिट और उससे जुड़े टैक्स नियमों को जान लेते हैं तो आप जांच या जुर्माना से बच सकते हैं। सेविंग अकाउंट में कैश रखने की क्या है लिमिट? अब देश का जो सेंट्रल बैंक आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर पैनी नज़र गड़ाकर रखता है। नियमों के अनुसार आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल जो मार्च से मार्च चलता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जमा कराते हैं। यानी लिमिट कितनी है? एक साल में 10 लाख से ज़्यादा आपके सेविंग अकाउंट में, इससे ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र हो जाएगी कि आपने 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन किया। आगे क्या होगा उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर जमा कराते हैं तो आपके बैंक को एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, यानी कि यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के तहत टैक्स अधिकारियों को इसके बारे में बताना जरूरी होता है। इसका कोई टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन जानकारी आपको देनी पड़ेगी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इसके लिए टैक्स लगाया जाएगा आप पर, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन आपकी डिक्लेयर की गई इनकम
से अधिक है, यानी वो पैसा आया कहाँ से है, इनकम का जो स्रोत लीगल होना चाहिए। अगर लीगल तरीके से जितना आपको मिलना चाहिए उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर ऐसे में आपकी इनकम प्रूफ की जांच हो सकती है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब जानिए क्या है करंट अकाउंट की लिमिट। कुछ लोग सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट, जिनका बार बार जो है निकालना जमा करना होता है दिन में कई बार या फिर ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो देखिए, सेविंग अकाउंट में आप कैश डिपॉजिट करने की लिमिट को जान गए हैं, यानी 10 लाख रुपए है। लेकिन आपको बता दें कि सेविंग के मुकाबले करंट अकाउंट के लिए कैश डिपॉजिट करने की जो लिमिट है वो ज़्यादा है। नियमों के अनुसार करंट अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, यानी एक साल का जो मार्च से मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर, उसमें आप 50 लाख का लेन देन कर सकते हैं करंट अकाउंट में। लेकिन करंट अकाउंट में आपका कोई भी इंटरेस्ट ब्याज वगैरह नहीं मिलता है, ये चीज़ यहाँ पर जानिए। अब यहाँ पर कब पड़ती है पैन कार्ड की ज़रूरत। आपका खाता अगर बैंक में होगा तो आपने पैन कार्ड दिया होगा। फिलहाल बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो आपका खाता जब खुलता है तभी पैन कार्ड ले लेते हैं। अब कई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति को पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो व्यक्ति आयकर विभाग की रडार पर आ सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सिंगल ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा की रकम डिपॉजिट करता है, यानी जमा करता है, तो उसके लिए उसे पैन नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। 50,000 तक बिना पैन का भी यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन अगर आप 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको पैन नंबर, अकाउंट परमानेंट अकाउंट नंबर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हालांकि हर बार डिपॉजिट की राशि 50,000 रुपये से कम हो सकती है। अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट एक साल की तय लिमिट को पार कर जाता है तो टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर आ सकता है। अब खासकर अगर अमाउंट डिक्लेयर इनकम से ज़्यादा हो तो ऐसे में आप पर आयकर विभाग की जांच हो सकती है। आपने देखा होगा भी फिलहाल कुछ सालों में अभी देश में जो छापे पड़े हैं सीबीआई के या फिर इनकम ईडी का जो है, तो वो इसी आधार पर पड़ते हैं। अब कैश लिमिट पार करने पर आयकर विभाग के क्या नियम हैं, इसको समझिएगा। अब आरबीआई की ओर से नियम तय किए गए हैं, उनमें से एक नियम यह भी है कि अगर आप बिना किसी लेजिटिमेट सोर्स के बड़ा कैश अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ऐसे में इनकम डिपार्टमेंट सेक्शन 131 के तहत और 142(1) या फिर 148 के तहत आपकी जांच कर सकता है और इस बारे में इंक्वायरी भी कर सकता है। अगर आप पैसों को लेकर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में उस रकम को अनएक्सप्लेन्ड इनकम, जो अनएक्सप्लेनेड इनकम यानी आप बता नहीं पा रहे हैं आपको मिला कहाँ से, ये माना जा सकता है। और सेक्शन 68 के तहत 60% की एक समान दर से टैक्स वसूला जा सकता है, यानी 1 लाख का 60,000। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरचार्ज और सेस भी लगाया जा सकता है। कुल मिला के आपका थोड़ा बहुत पैसा 1 लाख में 60% हुआ होगा, 20,000 और मानिए 20,000 रुपये आपके बचेंगे अगर आप सही जानकारी नहीं दे पाते हैं या फिर संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाते हैं। वहीं क्या है फॉर्म 26AS या फिर AIS, इंक्वायरी का प्रोसेस यही खत्म नहीं होता है, बल्कि आपके बैंक के द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को आपके फॉर्म 26AS या नए AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद टैक्स अधिकारी के द्वारा इन रिकॉर्ड का यूज आपके फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करते हैं। अगर जांच के दौरान कोई मिसमैच होता है तो आयकर विभाग की ओर से आपके पास नोटिस भेजा जा सकता है और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपके छाप पड़ जाएगा। हालांकि जो लिमिट है ट्रांजैक्शन की 10 लाख के अंदर ही एनरोल करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज़्यादा खाते आप रख सकते हैं, अलग अलग बैंकों पे रख सकते हैं, आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी ये इनकम टैक्स का फॉर्म जो आता है इससे कटेगा नहीं, आपको भर देना है। तो जो मेरी जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।